आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड से। ये जो हमारी ऑर्गेनेल है ये दूसरी सेल ऑर्गेनेल से काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस और लाइजोसोम्स में हमने पढ़ा था कि इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इनके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है जो इन्हें सराउंड करती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के केस में एक डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एक मेम्ब्रेन इनके बाहर की साइड होती है और दूसरी मेम्ब्रेन इनके अंदर की साइड होती है। ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। और इन ऑर्गेनेल के पास इनका खुद का डीएनए पाया जाता है जो कि सर्कुलर डीएनए है, ठीक वैसा डीएनए जैसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। और इनके पास इनके खुद के राइबोसोम्स भी हैं। राइबोसोम हमें पता है प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो इन राइबोसोम्स की हेल्प से ये अपने रिक्वायर्ड प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दूसरी ऑर्गेनल्स में नहीं पाए जाते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में ही पाए जाते हैं। वैसे तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी डबल लेयर्ड है, लेकिन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर जाती है आपस में कुछ एरियाज़ में। इनकी मेम्ब्रेन फ्यूज़ नहीं करती, इनके बीच काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पेस होता है। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, वो पोरस है, यानी कि उसमें छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं जिनके थ्रू सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, वो बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड है। ये फोल्ड होकर क्रिस्टाई बनाती है। ये जो क्रिस्टाई हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का, जिससे कि केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा बड़े एक्सटेंट पर हो सकें, उसे ज़्यादा सरफेस मिले एंजाइम्स को काम करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। हमारे सेल को जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाकर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें मेटाबोलाइज करके कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनाता है और फिर उन बाय प्रोडक्ट्स का यूज़ करके वो एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी रिलीज़ होती है और उस रिलीज़ एनर्जी को वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर करता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं। इनकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहाँ भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स ही प्रोवाइड करते हैं। इसलिए एटीपी को हम सेल का एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में रिलीज़ करता है और वो एनर्जी जो रिलीज़ हुई है एटीपी की फॉर्म में, वो हमारी बॉडी नए केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करने के लिए या फिर मैकेनिकल वर्क करने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है तो हमें उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में रिलीज़ करता है जो हम यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने के बाद एटीपी जनरेट होती है। ये सारे केमिकल रिएक्शन क्रिस्टाई के ऊपर ही होते हैं। क्रिस्टाई जो हमारी इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर सरफेस एरिया बढ़ाती है उन्हें हम क्रिस्टाई कहते हैं। दूसरी ऑर्गेनेल प्लास्टिड है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है और कुछ यूग्लेनॉइड्स में भी पाई जाती है। एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक में प्लास्टिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरे ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में जितने भी कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, यानी वो प्लास्टिड जो कलर्ड होते हैं, जिनका कोई भी स्पेसिफिक कलर होता है, उन्हें क्रोमोप्लास्ट के अंदर रख दिया गया। और ल्यूकोप्लास्ट वो जो कलरलेस या फिर वाइट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन स्टोरेज ही है। ये स्टार्च को, ऑयल्स को, प्रोटीन्स को, इन सबको अपने अंदर स्टोर करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 9th क्लास बुक के अकॉर्डिंग, क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो वाले क्रोमोप्लास्ट हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट वाले क्रोमोप्लास्ट हैं जो कलर में ग्रीन है। और वो ग्रीन कलर उनका क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो पाया जाता है इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसका यूज़ करके ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अगर आप प्लास्टिड के बारे में किसी भी अदर सोर्सेज से पढ़ते हो तो वहाँ पर क्रोमोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को और ल्यूकोप्लास्ट को, तीनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर नहीं आते और जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड कहा गया है उन्हें। लेकिन हमारी 9th क्लास एनसीईआरटी बुक में क्लोरोप्लास्ट जो हैं उन्हें क्रोमोप्लास्ट के अंदर रखा गया है। ये बात आपको नोट करनी है। ये चीज़ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन रियलिटी में
क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स हैं। और बिल्कुल यही बात क्लास 11th बायोलॉजी जो है एनसीईआरटी की, उसमें भी कही गई है। तो ये बात आपको नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। तो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल तो पाया जाता ही है, लेकिन उसके साथ कुछ अदर पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि येलो या फिर ऑरेंज कलर के होते हैं। हमारी बुक में इनके नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन ऑरेंज कलर के जो पिगमेंट्स हैं ये कैरोटिनॉइड्स होते हैं और येलो कलर के पिगमेंट्स ज़ैंथोफिल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है देखने में, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर उसका अलग है। इसमें क्रिस्टा नहीं पाए जाते। इसकी मेम्ब्रेन दोनों आउटर और इनर सेम ही टाइप की होती हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेनस लेयर्स एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं। इन मेम्ब्रेनस लेयर को हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स। और जब ये एक के ऊपर एक अरेंज होकर एक ढेर लगाती हैं, एक स्टैक बनाती हैं, ठीक वैसे जैसे कि हम कॉइन्स का स्टैक बनाते हैं, एक के ऊपर एक हम कॉइन को रख देते हैं तो उसका एक स्टैक बन जाता है, उसका एक पाइल जैसा बन जाता है। तो ये जो इन्होंने ढेर बनाया एक के ऊपर एक लगकर इन थाइलेकॉइड्स ने, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, इसे हम ग्रेना कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रेना पाए जाते हैं जो आपस में ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से अरेंज होते हैं। उन स्ट्रक्चर को कहते हैं हम स्ट्रोमा लैमेले। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी दूसरा मटेरियल है, जितना भी मैट्रिक्स है, वो स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा से वो फिल्ड होता है और उसी स्ट्रोमा के अंदर डीएनए, हमारा जो डीएनए है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो पाया जाता है और राइबोसोम्स भी उसी स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं। और ये हमारे सारे ग्रेनम जो हैं ये सब हमारे स्ट्रोमा में ही सस्पेंडेड है। तो स्ट्रोमा जो है वो इन सबको कनेक्ट कर कर रखता है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस है। ये हमारी लाइट की एनर्जी जो है सन की, उसे ट्रैप कर लेते हैं अपने पिगमेंट क्लोरोफिल की हेल्प से और फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तीसरी हम ऑर्गेनेल पढ़ेंगे वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स हैं ये स्टोरेज के लिए थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये सेल के अंदर काफ़ी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स काफ़ी स्मॉल साइज के छोटे छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो बहुत ही बड़ा होता है। और कुछ प्लांट्स में तो ये सेल की 50 to 90% जो सेल की वॉल्यूम है उसे यही सेंट्रल वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है। प्लांट्स के अंदर ये सेंट्रल वैक्यूल जो है वो शुगर्स को, अमाइनो एसिड को और जो सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और प्रोटीन्स हैं, वाटर्स हैं, आयंस हैं, इन सबको स्टोर करके रखता है और हमारे सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। सेल वाटर कंटेन करता है तो उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, उसे हम टर्जिडिटी कहते हैं। तो प्लांट्स के ये जो वैक्यूल्स हैं इन्हें हम सैप वैक्यूल्स कहते हैं। सैप जो है वो वाटर्स और मिनरल्स का सॉल्यूशन होता है, उसे हम सैप कहते हैं। अमीबा के अंदर एक वैक्यूल पाया जाता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ये हमारे अमीबा के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसे स्टोर करता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें भी ये अपने अंदर स्टोर करता है। और जब उसकी ज़रूरत होती है उसे रिलीज़ करने की तो वो उसे रिलीज़ कर देता है बाहर के एनवायरनमेंट में। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स भी होते हैं। फूड वैक्यूल्स जो अमीबा का अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड उसने इंटेक कर लिया और जो बाकी का बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है उसे वो अपने फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर करता है। कुछ वैक्यूल्स हमारे गैस वैक्यूल्स होते हैं, वो सिर्फ गैस को कंटेन करते हैं। ये उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जो वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये उन्हें बॉयंसी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो डूबे ना। तो इस लेक्चर में हमने अपनी जो लास्ट ऑर्गेनेल्स बची थी, क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ लिया, प्लास्टिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया और वैक्यूल्स को पढ़ लिया। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही डिफरेंट हैं, उनके डबल मेम्ब्रेन है और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए। और फिर हमने वैक्यूल्स को कवर किया। वैक्यूल्स में डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने सेल के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमें ये बात बहुत ही अच्छे से पता चल गई है कि सेल ही लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है। हर सेल अपना स्ट्रक्चर एक्वायर करता है अपनी मेम्ब्रेन से और अपनी सेल ऑर्गेनेल से जो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होती हैं। सेल ही हमारी लाइफ का फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। ये बात हमें बहुत अच्छे से आज पता चल गई है।